नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आज की खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं श्री तापेंद्र प्रसाद साहब के पूर्व IAS एवं सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि एक अधिकारी से राजनीति में आना आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, राजनीति कोई सेंसेक्स की भांति नहीं है, न कोई बहुत इमोशनल चीज़ है, न कोई सेंसेशनल चीज़ है। राजनीति आज लोकतंत्र में, जहां हम लोग 130 करोड़ की आबादी भारत देश की होने जा रही है, तो राजनीति तो एक बहुत गंभीर विधा है और इसमें उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो राजनीति को बहुत गंभीरता से लें। राजनीति एक मिशन है और भारत जैसा देश जहाँ की व्यापक शिक्षा हो, व्यापक गरीबी हो, सामाजिक समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, लोकतंत्र की समस्या है, हमारा ये जो तमाम सामाजिक ताना बाना है ये बिगड़ रहा है। तो ऐसे में तो गंभीर लोगों को गंभीर सवालों के साथ, गंभीर दृष्टि के साथ, गंभीर लक्ष्य के साथ राजनीति में आने की आवश्यकता है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने सम्यक पार्टी का निर्माण किया है। और जहां तक आपका प्रश्न है कि हम प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए तो कैसा अनुभव हो रहा है, देखिए, प्रशासनिक सेवा और राजनीति दोनों कोई अलग अलग कोई चीज़ें नहीं है। एक ढंग से माना जाए तो एक ही मिशन है और एक ही लक्ष्य है। राजनीति में सिर्फ ऐसे है कि राजनीति और प्रशासनिक सेवाओं में सिर्फ इतना अंतर है कि राजनीति में आप अपना एजेंडा खुद तय करते हैं, आप अपना दृष्टि तय करते हैं और जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए आप जीत करके सत्ता में आइए, मुख्यमंत्री बनिए, आपकी पार्टी सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बनिए, आपकी पार्टी सत्ता में आए, आपकी पार्टी का बहुमत हो और जो भी आपका विजन हो, जो भी मिशन हो, जो भी दृष्टि हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं, किसान, नौजवान के लिए जो भी एजेंडा तय करना चाहते हैं वो तय राजनीति करती है और प्रशासनिक अधिकारी उस तय रास्ते को, तय प्रोग्राम को, तय रणनीति को, उसको कायदे से योजनाओं को लागू करें। राजनीति निर्धारण के लिए, नीतियों के निर्धारण के लिए स्वतंत्र है और प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए स्वतंत्र नहीं है। जो उसको एक रास्ता बना दिया गया, जो नीति दे दी गई, उसी नीतियों पर निष्पक्ष ढंग से चले, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही है, देश का विकास हो, देश की प्रगति हो। आपने सर सम्यक पार्टी ही क्यों बनाई? आपके समाज में बहुत सारी पार्टियां हैं, अगर लिस्ट की बात करें तो लगभग 22 पार्टियां आपके समाज में हैं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आखिर सम्यक पार्टी। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि सम्यक पार्टी का जैसा कि नारा है, न जातिवाद न वंशवाद। हम लोग किसी जाति में और किसी परिवारवाद में यकीन नहीं करते जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ये भारत बहुत बड़ा देश है और किसी एक जाति, किसी एक परिवार, किसी एक धर्म से न राजनीति करनी चाहिए और न राजनीति संभव है। और आदिकाल से ही अगर देखा जाए, हम समझते हैं कि पूरा इतिहास का भी अध्ययन किया जाए। अब कुछ लोगों को तो मतभेद हो सकता है कि वो बताते हैं कि भारतीय संस्कृति यही है, ये देश इनका है, ये देश इनका है, ये देश इनका है, लेकिन ये देश सब लोगों का है। इस देश की सीमाओं में रहने वाले, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे जैन हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे ईसाई हों, चाहे पारसी हों, कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर में यकीन करते हैं और कुछ लोग ईश्वर में नहीं भी यकीन करते। तमाम तरह के मतांतर के लोग हैं, तो सबको मिला करके ये देश बनता है। एक जाति से, एक धर्म से, एक सोच से, एक दृष्टि से ये देश नहीं बनता और सब लोग मिलजुल करके इस देश की सीमा में रहें, इसीलिए लोकतंत्र है। इसके लिए आपको फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तमाम तरह की स्वतंत्रता मिली हुई है, बोलने की, सोचने की, बसने की, तमाम तरह की स्वतंत्रता है। तो ये जो आपने कहा कि हमारे समाज में, तो आपका ये लक्ष्य होगा कि मैं शाक्य समाज से हूँ, कुशवाहा सैनी समाज से हूँ। इस समाज में तमाम लोग पार्टी बनाए हुए हैं, लेकिन हमारा इन जातिवादी पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। चूँकि
इस देश में, ये देश बहुत बड़ा है, तो अगर इस देश में बड़ी पार्टी आपको खड़ा करना है, बड़े सोच की पार्टी खड़ा करना है, तो जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। आपकी पार्टी में सर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, सम्यक। इसका सर तात्पर्य क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। और ये पार्टी का गठन आपने कब किया? देखिए, ये पार्टी का गठन 2 साल से हम लोगों का विचार विमर्श चल रहा था, और फिर बड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट चाहिए, चुनाव आयोग को भेजना पड़ता है, और कई बार आपत्ति वगैरह हुई। इसके बाद अंतिम रूप से हमको पिछले फरवरी में हम लोगों को इसका पंजीकरण हो गया, और तब से हम चला रहे हैं। सम्यक शब्द जानते हैं, सम्यक माने होता है राइट, अंग्रेजी में कह दीजिए राइट, जस्ट, एकदम ठीक ठाक, मतलब जैसी पार्टी होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में कैसी पार्टी होनी चाहिए भाई? ये लोकतंत्र है, और भारत बड़ा देश है, विविधता का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है। जैसा मैंने बताया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध तमाम लोग रहते हैं। किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है, किसी एक महापुरुष का देश नहीं है, किसी एक धार्मिक ग्रंथ का देश नहीं है, सबका मिलजुल कर देश है। तो हमारी राजनीति सम्यक हो। सम्यक माने एकदम जैसा कि लोकतंत्र में होना चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, सबको लेकर चलने वाली होनी चाहिए। एक जो देश की साझा संस्कृति है, उस संस्कृति को बढ़ाने वाली पार्टी होनी चाहिए। और जो खासकर हम लोगों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, किसानों के, नौजवानों के, गरीबी के, शिक्षा के, जो बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, उस मुद्दों को अगर आप हल करेंगे तो सबके लिए समाधान होगा। सब सुखी हों, सब प्रसन्न हो, सब साथ मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। इसीलिए सम्यक शब्द हमको सबसे उपयुक्त लगा। ये समन्वय, समानता, सद्भाव, तमाम न्यायपूर्ण, तमाम शब्दों का ये की ओर इंगित करता है। इसलिए वर्तमान में सर जो देश में राजनीति की छवि बनी हुई है, और जैसा कि वर्तमान सरकार पर भी आरोप लगते रहते हैं, जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे कभी राम मंदिर, कभी मस्जिद, तो कभी हिंदू, तो कभी मुस्लिम। सर, अल्पसंख्यकों के लिए आपकी पार्टी में क्या मुद्दे हैं? हमने आपको दृष्टिकोण बता दिया कि सम्यक पार्टी का ये दृष्टिकोण है कि हम देश को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांटते हैं, न हिंदू में, न मुस्लिम में, न अल्पसंख्यक में। लेकिन ये बात सही है कि इस देश की जो 90% आबादी है, जिसमें ज़्यादातर ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक हैं, उनके अंदर व्यापक गरीबी है, व्यापक अशिक्षा है, उनके रोजगार नहीं है, उनके नौजवानों का नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, व्यवसाय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व न होने के कारण उनका उत्पीड़न भी होता है। तो हम जब देश में सबको लेकर चलेंगे, अगर आज इस देश में अगर ये माना जाए कि ये 90% लोग 2 दल बना लेते, और 2 दल ऐसे होते जिसमें जातिवाद, धर्मवाद या वंशवाद, परिवारवाद का बोलबाला न होता, तो पूरे देश में एक व्यापक पार्टी न बन जाती। व्यापक पार्टी बन जाती, आप जिनके हितों की बात करते हैं वो आए, दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करें, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रदेशों में बने, और अपने एजेंडे को लागू करें। और जैसा कि मैं फिर से कह रहा हूँ, इस देश की सीमाओं में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी है जी, बिल्कुल। और ये जो धर्म का, जाति का, क्षेत्र का जो एजेंडा चला रहे हैं, ये एजेंडा इस देश में चलने वाला नहीं है। वर्तमान में सर आपकी पार्टी का कारवां कौन कौन प्रदेश में पहुंच चुका है? कहाँ कहाँ आपकी पार्टी? देखिए, ऐसा है, अभी तो फरवरी में रजिस्ट्रेशन हुआ है। हम लोग विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में अभी काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के बाद अभी हम लोग बिहार में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में भी हम लोगों का संगठन काफ़ी खड़ा हो गया, उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया है, और इसको व्यापक लेकर चलेंगे, क्योंकि हम लोग सबको जोड़ रहे हैं। और देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगर आज पूरे देश में आप देखिए तो लगभग 2500 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। हाँ, बिल्कुल। इन 2500 राजनीतिक दलों में कम से कम 95% दल ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज के हैं। जी, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा समस्या इनकी है, सबसे ज़्यादा ये आलोचना करते हैं कि हमारी शिक्षा का कायदे से नहीं हो रहा है, हमारी गरीबी नहीं मिट रही है, हमें शासन प्रशासन, राजनीति, हर जगह भागीदारी नहीं मिल रही है। आप देखिए कि पिछले साल 2 सालों से आरक्षण के बारे में ऐसे ऐसे निर्णय हो गए कि अब लगता है कि आरक्षण लागू होते हुए भी आपको आरक्षण का उतना लाभ नहीं मिलेगा।
तो ये जो तमाम चीजें हैं, जिसकी समस्या है, अगर वही व्यक्ति, उसका नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति अगर नहीं पहुंचेगा, गंभीर आदमी, तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और ये चीजें सिर्फ आलोचना से नहीं होगी, इसके लिए कार्य करना पड़ेगा और राजनीति में आना होगा लोगों को। देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक ढंग से आपको अधिकार है, आप पार्टी बनाइए, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाइए, आप अपनी समस्या का समाधान करिए। लेकिन आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक तभी तो जाएंगे जब, ये बहुत बड़ा देश है, जैसा मैंने कहा, एक जाति से तो आप नहीं चला सकते। ज्यादातर जो 2400 पार्टियां बनी हैं, एक जाति की पार्टी बनी है। आपके मन में ये आशंका हो गई कि मैं शाक्य हूं तो इसलिए हो सकता है ये शाक्यों के लिए पार्टी बनी, तो ये प्रश्न आ गया कि भाई इतनी पहले से बनी थी, आपको क्या जरूरत थी? सर, सूत्र बताते हैं कि मार्च में आम चुनाव की घोषणा हो सकती है। क्या आपकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी? देखिए, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और अधिकतम प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। अभी हम लोग संगठन बना रहे हैं और धीरे धीरे जैसे संगठन बन जाएगा हम लोग भागीदारी करेंगे। लेकिन हम लोग लोकसभा में भी पूरा मन बनाए हैं कि किन मुद्दे पर सर आप जनता के बीच जाना चाहेंगे? मुख्य मुद्दे क्या होंगे जनता के लिए? क्योंकि बेरोजगारी का माहौल बहुत गर्म है, युवा हमारा परेशान है, किसान हमारा बहुत ज्यादा परेशान है, खासकर उत्तर प्रदेश में। अगर देखिए, मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी बात है कि जिनकी समस्या है वो अपने से समाधान नहीं ढूंढ कर वो दूसरे के माध्यम से समाधान ढूंढ रहे हैं। और हम लोग इस देश में, जैसा बताया, 2400 लोग सिर्फ जातिवादी और परिवारवादी पार्टी बनाए हैं। आज आप देश में, पूरे देश में एक भी किसी SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक नेता का नाम बता दीजिए या पार्टी का नाम बता दीजिए जिसका कि कोई व्यापक जनाधार हो और दो बिरादरी या दो कोई धार्मिक उसको मोहब्बत करते हो। जितनी भी पार्टियां बनी है एक जाति का, और जब एक आप जाति तक सीमित रहेंगे, एक और या एक परिवार तक, आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सज्जन रहेंगे, फिर उनका लड़का रहेगा, फिर लड़के का लड़का रहेगा। तो इस ढंग से आप व्यापक पार्टी नहीं बना पाते। और जब व्यापक पार्टी नहीं बनाएंगे, जिनकी समस्या है उनके बीच से लोग प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। अब आप देखिए कि गांव की शिक्षा बिगड़ गई पिछले 30 सालों से। तो उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो एक ढंग से OBC वर्ग के लोग ही और ST वर्ग के लोग, SC वर्ग के लोग ही अगुवाई करते रहे। लेकिन पूरे प्रदेश की शिक्षा बिगड़ गई, तकनीकी शिक्षा बिगड़ गई। आज अगर गांव में आप किसी चले जाइए, आप उससे पूछिए कि जो सरकारी शिक्षा चल रही है उसको आप कितना नंबर देना चाहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना नंबर उसको मिल रहा है। हमारे बीच व्यापक बेरोजगारी है, कायदे से हमारी शिक्षा होती, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जो सस्ते में लोगों को ट्रांसफर हो जाती है, मिल जाती है। तकनीकी शिक्षा बढ़ती, बच्चे ITI करते, बच्चे पॉलिटेक्निक करते हमारे, और जब ये करके निकलते इनको बैंकों से कायदे से ब्याज मुक्त उनको लोन भी दिया जाता, उनका पूरी तकनीकी हेल्प किया जाता, उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता। अब योजनाएं तो बहुत चल रही हैं, लेकिन जब आपकी शिक्षा, दीक्षा और तकनीकी ज्ञान ही उतना नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? अब और कभी कभी अगर भारत की तुलना दूसरे देशों से कर दी जाए तो हमारे तुरंत लोग कहते हैं ये तो आप लोग दूसरे देश की बड़ाई करने लगे। आपने सर गांव की अभी बात करी है, और जैसा कि हमारे बहुत से दर्शक हैं ग्रामीण अंचल क्षेत्रों से आते हैं, क्योंकि आप प्रशासन में भी रहे हैं सर, अगर आप सरकार में आते हैं या किसी आप पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो कौन सी नीतियों पर खड़े होकर इनके साथ एक कदम उठाया जा सकता है जो गरीबों का हक है? जैसे BPL कार्ड की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, इसके लिए आपके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि गांव और शहर का बहुत ज्यादा गैप बढ़ता जा रहा है, अंतर बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और अभी आपने देखा होगा कई जगह रिपोर्ट भी हुई, सर्वे हुआ जो आर्थिक, कि इस देश के 13 घराने ऐसे हैं जिनके पास इस पूरे देश की 70% संपत्ति उनके पास है। एक बहुत वाक्य कहा जाता है कि इस देश में 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है और 90% लोगों के पास 10% संपत्ति है, और ये करीब करीब सत्य भी है। जी बिल्कुल सर। और समस्या ये नहीं है कि राशन डीलर या BPL कार्ड या सारी चीजें, समस्या ये थी कि किसानों की अगर हालत सुधरती,
शिक्षा की हालत सुधरती, रोजगार की हालत सुधरती, व्यवसाय की हालत सुधरती, तो तमाम लोग खुद व खुद जो काम करने में सक्षम हैं वो व्यवसाय में आते, रोजगार में आते, उनकी आमदनी बढ़ती। तो बीपीएल के कार्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम बिलो पॉवर्टी लाइन हैं जी। और अगर हम बिलो पॉवर्टी लाइन ही न रहें तो हमें बीपीएल कार्ड की क्या जरूरत है? तो सम्यक पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि हम बुनियादी परिवर्तन करके गरीबी रेखा से ही उनको आगे बढ़ाया जाए, और गरीबी रेखा से आगे इस ढंग से बढ़ाया जाए, उनको सक्षम बनाया जाए। हमारे नौजवान सक्षम है। आप गांव में चले जाइए, हर घर में बीए एमए करके फर्जी तौर पर जिस ढंग की शिक्षा है सब बीए एमए कर ले रहे हैं और बेरोजगार टहल रहे हैं। जब बेरोजगार टहल रहे हैं, एक पिताजी कमाने वाले या 1 बीघे जमीन है, 2 बीघे जमीन है, या एक बेचारा मिस्त्री है वो कमा रहा है और 3 लड़के उसके बेरोजगार ऐसे खा रहे हैं वहाँ, और शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, घर की भी व्यवस्था नहीं। तो मुख्य चीज तो ये है कि जो हमारी कार्य करने लायक मैन पावर है, मानव संसाधन जिसे कहते हैं, उसको काम में लगाया जाए और काम के योग्य बनाया जाए। फिर जो एकदम असहाय है उनके लिए सब सारी योजनाएं हैं, वो तो सामाजिक सुरक्षा की योजना है, वो लागू होनी चाहिए। जी हाँ। लेकिन मुख्य चीज बुनियादी ये है कि जैसे पिछले 30 सालों से पूरे प्रदेश में नहरों का कोई विकास नहीं हुआ, और आज भी पूरे देश में लगभग 48% हमारा खेती सिंचित है और 52% अशिक्षित है। तो 52% जो असिंचित क्षेत्रफल है, आप समझ लीजिए कि अगर सिंचित हो जाए तो हमारा उत्पादन दूना हो जाए, किसानों की आय बढ़ जाए। जी हाँ। इसी ढंग से हमारी नीति इस ढंग से नहीं बन पा रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती इस ढंग से हो जाए। अब जैसे हम जितने किसानों के कर्ज मुक्ति पर जोर दे रहे हैं, उतना अगर ब्याज मुक्त उनको हम लोन दे देते तो शायद बेहतर होता। अच्छा, ऑर्गेनिक खेती जो सर सिक्किम अभी पूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त हुआ था, हाँ, हमारा सिक्किम राज्य ऑर्गेनिक हुआ था। हाँ। तो आप ऑर्गेनिक कृषि के लिए समर्थन करते हैं? आप देखिए, ऑर्गेनिक कृषि का इसलिए समर्थन कि एक तो उससे आपका वातावरण का संरक्षण होता है, दूसरे उससे लागत मूल्य कम होता है, तीसरे ये चीज है, देखिए इंसान के लिए भोजन बहुत जरूरी चीज है, और भोजन आता कहाँ से? खेत से आता है। तो अगर खेत के किसान, जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, उनको ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी से हम कायदे से उनको वाकिफ नहीं कराएंगे, परिचित नहीं कराएंगे, तो आदमी जो चाह रहा है जो दवा डाल दे रहा है। हमारे देश में तमाम किसान ऐसी दवाएं डाल रहे हैं जो विदेशों में प्रतिबंधित है। जी हाँ। तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, कैंसर की बीमारियां हो रही हैं। मतलब कई ऐसे भारत के क्षेत्र हैं जहां की कृत्रिम ये रासायनिक खादों और हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड, ये जो कीड़े मकोड़े खरपतवार मारने वाली दवाएं, ये प्रयोग हो रही है। सर, क्या आपको लगता है कि हमारे किसान भाई अभी बहुत ज्यादा पीड़ित हैं? उनके लिए हर महीने हर जनपदों में हर महीने कृषि मेलों का आयोजन होना चाहिए, जहां पर तकनीकी और आधुनिक व्यवस्था से भरपूर उन्हें खेती करने के तरीके बताए जाएं। देखिए, ऐसा है, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं या जो हमारे शोध संस्थान हैं, अब जैसे कृषि विश्वविद्यालयों का और बढ़ना चाहिए था। जी हाँ। और जो विश्वविद्यालय होता है वो कायदे से उस पूरे क्षेत्र का, जो एक तो उस क्षेत्र की विशेष कोई समस्या है, हाँ। या किसानों का पूरा जो भारत में शोध हुआ, भाई शोध कोई हो, कोई ज्ञान आप प्राप्त किए हो, अगर किसान तक नहीं पहुंचा तो ज्ञान बेकार है। किताबों में और पत्रिकाओं में या यूनिवर्सिटी के प्रयोगशाला से तो कोई मतलब नहीं। उसका उद्देश्य क्या है? उसका लक्ष्य तो यही है कि किसान तक पहुंचे ना वो ज्ञान विज्ञान। तो उसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाना चाहिए। अब जो ब्लॉक पहले बने थे, विकास खंडों का जो गठन हुआ था, वो इसीलिए हुआ था कि हमारे जो विश्वविद्यालयों से ज्ञान पैदा हो वो किसानों तक जाए। लेकिन अब वो पूरा सिस्टम खत्म हो गया। हमारे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी तो लगे हैं सिर्फ वो नाली खड़ंजा और इन सब बनाने में। सर, आप प्रशासन में रहे हैं, क्या आप समझते हैं प्रशासन हमारा राजनीति से प्रभावित होता है और हमारे अधिकारी निष्पक्ष कार्य नहीं कर पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो भारत की ब्यूरोक्रेसी है जी, भारत का ब्यूरोक्रेसी, वो अंग्रेजों का जो सिस्टम है वो इस देश में चला आ रहा है। जी हाँ। और यहाँ
आईएएस और आईपीएस को या सेंट्रल सर्विसेज के जो लोग हैं उनको इतना अधिकार दिया गया है कि अगर वो स्वतंत्र रूप से काम करना चाहें तो उसमें कोई बाधा विघ्न नहीं है। कभी कभी प्रशासनिक अधिकारी स्वयं के लाभ के लिए या स्वयं के स्वार्थ के लिए वो राजनीतिक लोगों से अपना इस प्रकार से साठगांठ कर लेता है कि वो उसको दबाव में उससे काम लेना शुरू कर देते हैं। अन्यथा मैं समझता हूँ, देखिए राजनीति, जैसा मैंने पहले भी कहा था, राजनीति और प्रशासनिक सेवा कोई अलग अलग चीज नहीं है। जी हाँ। तमाम राजनेता ऐसे हैं कि जो चाहते हैं अधिकारी से कि अच्छा काम करें और जो शासन की नीतियां परियोजनाएं वो कायदे से क्रियान्वित हों। तो अगर और कोई कष्ट में है, कोई दुखी है, नीचे का अधिकारी कोई उसको सता रहा है, कर्मचारी कोई सता रहा है, तो एमपी एमएलए तो सिफारिश करेगा ना। तमाम ऐसे हमारे अधिकारी हैं कि इसको भी बुरा मान जाते हैं। जी हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए भाई। आप सही चीज सुनने की आदत डालिए। आप ये देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले एसडीएम है, डीएम भी है, कमिश्नर भी है, शिक्षा मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, लेकिन शिक्षा चौपट हो गई कि नहीं चौपट हो गई? हाँ? जी बिल्कुल। तो ये क्या किसी नेता ने दबाव डाला कलेक्टर के ऊपर कि आप पूरी प्राइमरी एजुकेशन चौपट कर दीजिए? हाँ? बिल्कुल। ये चाहे तो चीजें सुधर सकती हैं सर आप लेकिन चूंकि देखिए मैंने कहा कि राजनीति इसलिए बड़ी चीज है कि राजनीति लीडरशिप देती है, राजनीति दृष्टि देती है, विजन देती है। तो जो मुख्यमंत्री चाहता है स्वाभाविक ढंग से हो जाता है, स्वतः हो जाता है। और ये आईएएस आईपीएस तो देखिए पावरफुल कितने हो, लेकिन ये पावरफुल मशीन समझिए, चलाने वाले कौन है? चलाने वाले तो राजनेता है ना। जी बिल्कुल। इसलिए राजनीति में अच्छे लोगों को, गंभीर लोगों को, कायदे से लोगों को आना चाहिए। और सम्यक पार्टी का ये भी उद्देश्य है कि हम देखिए राजनीति में हम ऐसे लोगों को न जोड़ें जो राजनीति को व्यवसाय मानते हैं, राजनीति से खाने कमाने का उसको जरिया मानते हैं। देखिए राजनीति बड़ी पवित्र चीज है, बड़ी गंभीर विधा है। जी हाँ बिल्कुल। और ये देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो भी नेता हैं पूर्णकालिक हैं। जी हाँ। हैं, जैसे उनसे पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ दिन रात सेवा करते हैं। अरे भाई, आपके खाने पीने, रोजगार, आपके परिवार चलाने के लिए तो कोई साधन होना चाहिए ना। जी हाँ। उस साधन के साथ आप राजनीति करिए, अंशकालिक राजनीति करिए। अब अंशकालिक वो राजनीति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो एक बार एमएलए हो गया वो आजीवन एमएलए होना चाहता है, फिर उसका लड़का होना चाहता है। अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे जैसे आरोप लगते रहे हैं, वंशवाद और जातिवाद से प्रेरित रही है, क्या सम्यक पार्टी इससे कैसे मुक्ति पाएगी और सम्यक पार्टी अपना अलग कारवा बनाएगी, कैसे बनाएगी सर? देखिए, सम्यक पार्टी का जो संविधान है, जो चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित है, जी हाँ, शायद ये एक भारतीय जनता पार्टी में प्राविधान है जी, पूरे देश में, और शायद दूसरी पार्टी हमारी सम्यक पार्टी है, जिसमें ये प्राविधान कर दिया गया है कि एक कार्यकाल सभी पदाधिकारी का 3 साल का होगा जी, और कोई भी पदाधिकारी किसी पद पर 2 कार्यकाल से अधिक नहीं रह सकता। यानी 6 साल से अधिक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, या किसी पद पर। हमारा जिलाध्यक्ष है, 6 साल जिलाध्यक्ष रहे, फिर मंडल में काम करे, मंडल से प्रदेश में जाए, प्रदेश से राष्ट्रीय राजनीति में जाए जी। और वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया तो 6 साल काम करे, हट जाए, 3 साल बाद भी हट सकता है। आपकी पार्टी में से प्रावधान है? ये प्राविधान का दूसरा प्राविधान ये कर दिया गया है कि जब वो हटेगा कोई व्यक्ति अपने पद से, तो एक कार्यकाल तक उसके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आएगा है। और एक कार्यकारिणी में, चाहे केंद्रीय कार्यकारिणी हो, चाहे राज्य कार्यकारिणी, चाहे जिला कार्यकारिणी, एक परिवार का एक व्यक्ति रहेगा। तो ये 3 प्राविधान ऐसे कर दिए गए हैं कि उसमें जातिवाद और परिवारवाद पनप ही नहीं सकता। और कोशिश ये की जाएगी, जैसा मैंने कहा, कि सम्यक पार्टी में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों की अगुवाई समय समय पर इसमें आती रहे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी मुस्लिम भी होगा, कभी यादव भी होगा, कभी कुर्मी होगा, कभी उत्तर का होगा, आपका कार्यकाल अभी कार्यकाल आपका शुरू हुआ है? अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन हम तो अगर कोई योग्य व्यक्ति मिल जाता है तो हम तो अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का उसको हम सौंप सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक मिशन के रूप में हम लोग राजनीति को शुरू कर रहे हैं कि राजनीति को आप व्यवसाय न बनाइए, अंशकालिक कराइए। हम तो कहते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को राजनीति करनी चाहिए। हाँ, 10 मिनट राजनीति के बारे में सोचना चाहिए,
हाँ, आप टीचर हैं, 10 मिनट सोचिए। आप मीडिया वाले हैं, आप भी सोचिए राजनीति को क्या दिशा देनी, किधर जाए। 10 मिनट हर आदमी को सोचना है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ उपस्थित हैं सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तापेंद्र प्रसाद साक्य जी, जो पूर्व IAS भी हैं और पूर्व समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हम फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। हम फिर से हाजिर हैं, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। सर, आप IAS थे, आपने IAS में BRS क्यों लिया, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, मैं पहले भी दर्शकों को बता चुका हूं कि राजनीति और प्रशासन दोनों का कार्य एक ही दिशा में है जी। और अधिकारी भी एक ढंग से माना जाए तो राजनेता का ही काम करता है जी। बस ये है कि राजनीति चूंकि स्वतंत्रता आपको बहुत है, आप समाज को, राजनीति को दिशा दे सकते हैं। आप किसानों की, नौजवानों की, इस देश की जो तमाम समस्याएं हैं, तमाम तरह की, उन समस्याओं के बारे में सिर्फ सोचते ही नहीं है बल्कि उनका समाधान दे सकते हैं, जो आपका विजन हो, जो दृष्टि हो। तो हमको बहुत दिन से हमें राजनीति में आने का मन था, लेकिन कदाचित परिस्थितियां नहीं बन पाती, तमाम चीज़ें होती हैं, उसमें विचार करना पड़ता है। लेकिन हमें लगा जब मैं 12 में मुझे IAS मिल गया 2012 में। हाँ, 2012 में। अच्छा, कौन सी सन में सर आप PCS? मैं 1983 से नौकरी में हूँ। 1983 बैच में आप 83 बैच में सिलेक्ट हुआ है, तब से मैं PCS सेवा में था, फिर IAS मिला। तो IAS मिलने के बाद हमने फिर लगा कि इसमें बहुत कुछ काम करने का स्कोप नहीं है। राजनीति, जैसा मैंने कहा, पहले से मेरा मन भी था और राजनीति आपको अवसर भी व्यापक प्रदान करती है। तो हमने फिर BRS लेकर के, सेवा को छोड़कर, सेवा से त्याग पत्र दे करके मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। ये सही है कि उत्तर प्रदेश में हमको ये लगा कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री जी थे, नौजवान आदमी थे, हमको लगा कि शायद पिछड़े वर्ग का ये व्यापक सोच लेकर चलें और जो यहाँ की अशिक्षा है, गरीबी है, जो पिछड़ापन है, इसको, चूंकि ये पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं, सारे पिछड़ों को भी जोड़ेंगे, अल्पसंख्यक को जोड़ करके, और सबको लेकर चलेंगे। लेकिन 3 साल 4 साल लगभग मैं रहा समाजवादी पार्टी में। मुझे यह एहसास हुआ कि जब पार्टी एक जाति, एक व्यक्ति और एक परिवार से संचालित होती है तो वो पार्टी का संगठन इस प्रकार से हो जाता है कि जो नेता से एकदम लगा रहे, यानी नेता संगठन नहीं बनाता, बल्कि जो जुड़ने वाले लोग हैं वो नेता से जुड़ करके संगठन बनाते हैं। प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। राजनीति में ये होता है कि आप संगठन बनाते हैं, जोड़ते हैं लोगों को। यहाँ ये होता है कि ऐसे दल, चूंकि भाई सत्ता में हैं, वोट बैंक है, तो उनसे लोग जुड़ने लगते हैं। तो हम लोग अधिकारी होने के नाते हम लोगों के थोड़े काम करने की प्रवृत्ति, जो राजनीति में एक भाग दौड़ है, जो एक दूसरे को धक्का देने की प्रवृत्ति है, या जैसे अब भीड़ में घुस करके जाने की प्रवृत्ति है, दिखावे की प्रवृत्ति है, एक भौकाल बनाने की प्रवृत्ति है। तो ये सब चीज़ें एक अधिकारी होने के नाते हम इसको न कर सकते हैं, न उस टाइप के हम लोगों के संस्कार विकसित। आप सर समाजवादी पार्टी में मंत्री भी रहे, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी लास्ट में छोड़ी क्यों अंत में? जैसा मैंने बताया ना कि चूंकि जो समाजवादी पार्टी की राजनीति थी, मुझे लगा कि जो मेरा दृष्टि है कि ये बहुत बड़ा देश है और अगर आपको राजनीति करनी है तो सारे OBC, सारे SC, सारे ST और सब मुस्लिम को लेकर चलना पड़ेगा, सबको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में मुझे नहीं लगा कि कहीं प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अच्छा, आपका मानना है सर समाजवादी पार्टी अपने समाजवाद की विचारधारा से भटक गई है? देखिए, समाजवाद की विचारधारा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की थी,
वो उन्होंने नारा ही दिया था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। तो 60% प्रतिनिधित्व पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। तो पिछड़े वर्ग में भी तो बहुत सी जातियां हैं। अब पिछड़े वर्ग को जो उन्होंने परिभाषित किया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, उसमें सारे लोग जो भी आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं सारे लोग आ जाते हैं। उसमें हमारा अल्पसंख्यक समाज भी आ जाता है, मुस्लिम समाज भी आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि लोकतंत्र में देखिए, आप या तो भाई ऐसा हो कि एकदम बेहद ईमानदारी से संगठन चलाइए, राजनीति चलाइए। तो बेहद ईमानदारी से चलाएं तो आप आजीवन रहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन राजनीति बेहद ईमानदारी से हो नहीं रही है। आप घूम फिर करके अपने लोगों को रेवड़िया बांट रहे हैं और आप फिर लगातार नेतृत्व में भी बना रहना चाहते हैं। तो ये कदाचित भारत जैसे देश में संभव नहीं है। इसी कारण जो मैंने बताया कि 2500 जो पार्टियां बनी हुई हैं चुनाव आयोग में रजिस्टर, उसमें लगभग 2400 ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज की क्यों है? इसीलिए है कि जो भी पार्टी बनाता है एक जाति का और एक परिवार का वर्चस्व बना देता है। तो स्वाभाविक रूप से दूसरे असंतुष्ट होकर के फिर वही काम करने लगते हैं, वो भी वही काम करने लगते। दुर्भाग्य ये है कि जो असंतुष्ट हुए, जैसे तमाम लोग बहुजन समाज से असंतुष्ट हुए पार्टी से, तमाम लोग समाजवादी पार्टी, लेकिन उन्होंने जो पार्टी बनाई वो भी जातिवादी और परिवारवादी बना दी। तो वो कोई समाधान मतलब नहीं हुआ। इसीलिए हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी, नौजवान नेता थे उसमें, लेकिन वो उम्मीद जब नहीं पूरी हुई तो हम लोगों ने छोड़ करके, और जो अनुभव हुआ जीवन का पूरा और जो राजनीति का परिदृश्य था, उसमें यही लगा कि जब तक इस देश में एक ऐसी पार्टी नहीं बनेगी जो जातिवाद और परिवारवाद से मुक्त हो, व्यक्तिवाद से मुक्त हो, तब तक आप व्यापक बना नहीं सकते और आप इनकी समस्याओं का समाधान। उत्तर प्रदेश में सर, अभी उत्तर प्रदेश में जो अभी सर बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? क्या यह सफल हो पाएगा? भाजपा की सरकार तो केंद्र में सभी जानते हैं कि फेल हो चुकी, क्योंकि उसने जो बड़े बड़े वादा किए थे पूरे नहीं किए। अब देश को एक विकल्प चाहिए। दुर्भाग्य है कि देश में जो एक दूसरा विकल्प कांग्रेस का है, वो भी परिवारवादी, वंशवादी हैं और तमाम चीज़ें भूतकाल में ऐसी हुई हैं। भाई लोग कहते हैं कि काफ़ी समय तक तो इस देश में और प्रदेशों में उनकी ही सरकारें रहीं। लेकिन सर कांग्रेस को अभी 2 दिन पहले ही जो हुआ है, कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी को भी लॉन्च किया गया एक बड़े चेहरे के तौर पर। क्या कांग्रेस इसमें सफल हो पाएगी? इससे देखिए, सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। सफलता इसलिए मिल सकती है कि हमारा देश को, यहाँ जो आम नागरिक है उसको मताधिकार का तो अधिकार मिल गया जी, लेकिन उसको मताधिकार के उस अधिकार को कितनी गंभीरता से, कितनी संजीदगी से और कितना बहुमूल्य अधिकार है, इसका उसको अंदर से ज्ञान हो, उसका कायदे से प्रयोग करे, ये अभी उनके अंदर नहीं पैदा हो पाया, क्योंकि व्यापक अशिक्षा है, व्यापक गरीबी है। आप भी जान रहे हैं, मीडिया के लोग हैं, हमारे देश में मत चुनाव के समय कितना सस्ता खरीद लिया जाता है। भाई 5 साल कोई कार्रवाई नहीं है, इसीलिए चुनाव महंगे होते जा रहे हैं। एमपी एमएलए के लिए लोग जो है 10-10, 20-20, 100-100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो जिन लोगों के पास पैसे हैं तो उस पैसे का प्रयोग करके, और ऐसे जो मतलब एक अवसर है कि प्रियंका गांधी आई हैं, हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए और बेहतर कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि सब बीजेपी से उबे हुए हैं। अब बीजेपी से उबे हुए हैं और जो ये गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, ये कोई व्यापक विकल्प भी नहीं है भाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है ना, देश में तो पूरे विकल्प देने के लिए वही होगा जो जिसका संगठन पूरे देश में है। तो लोगों को अगर आपको मौका मिलता है कि आइए मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो आप किसकी पारी में जाना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी? देखिए, हम गठबंधन और बीजेपी के साथ तो नहीं जाना चाहेंगे, बाकी किसी के साथ। अच्छा, तो हमारे दर्शक माने कांग्रेस के साथ आप जा सकते हैं? देखिए, कांग्रेस के साथ फिलहाल अगर ऐसा कोई हमारा न इरादा है, न उनकी ओर से कोई संकेत है, लेकिन यदि कोई ऐसा अवसर मिलता है तो कांग्रेस में हमें जाने में गुरेज नहीं है, क्योंकि जो देश की हालात है उसमें कांग्रेस इस समय बेहतर विकल्प दिखाई देती है। सर, वादे करना और वादे निभाना,
इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। वर्तमान सरकार ने वादे बहुत किए, लेकिन वादे निभाने में कहीं तक असफल रही है। आपको सर जनता किस प्रकार पसंद करेगी? क्या आप वादे निभाने में सफल हो पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ जो राजनीति में आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, उसमें अधिक से अधिक लोक लुभावन जी वादा घोषणा पत्र जारी करने का एक होड़ सी लगी हुई है। और जो बुनियादी चीजें हैं उसको करने की उनकी इच्छा नहीं है। जैसा मैंने बताया, पिछले 30 सालों में तथाकथित पिछड़े और दलित की सरकार थी, शिक्षा चौपट हो गई। पिछले 30 सालों में अगर ये पूछा जाए आम आदमी से, देखिए जो आम आदमी कहता है ना, वो कहते हैं ना, बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, नकारे खल्क को खुदा समझो। तो जो आवाम की आवाज होती है वही खुदा की आवाज होती है, ईश्वर की आवाज होती है, वही अच्छी मानी जाती है। तो आपको उत्तर प्रदेश में आवाज मिलेगी कि पिछले 30 सालों में नौकरियां मुश्किल से 10-20% ईमानदारी से दी गई, बाकी सब बेईमानी दी गई। ये आपको आम आदमी कह देगा। शिक्षा चौपट है, आम आदमी कह देगा। रोजगार नहीं है, आम आदमी कह देगा। किसानों की दशा खराब है, आम आदमी कह देगा। तो जब सब कुछ खराब ही है, तो इन लोगों ने किया क्या? तो जब इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो अब करने को बहुत कुछ है। तो ये जो लोक लुभावन चीजें हैं उन पर कभी भी घोषणा पत्र नहीं बनाना चाहिए। और जनता भी ध्यान नहीं देती। जनता को ऐसी चीजें, हम इतना आपको 500 रुपए पेंशन, अरे भाई 500 रुपए पेंशन से उनका तो चल सकता है जो एकदम असहाय हो जी, बाकी 500 रुपए पेंशन से आपका क्या होगा? आपका घोषणा पत्र सर कब तक आ पाएगा? घोषणा पत्र हम लोग अभी चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह के लिए अप्लाई कर रहे हैं और मैं समझ रहा हूं कि फरवरी के लास्ट तक हम लोग अपना घोषणा पत्र जारी कर देंगे और हम लोग बुनियाद बनाएंगे जी। हम लोग लुभावन घोषणा पत्र या ऐसी कोई बातें जो न कर सकें। क्यों कहते हो कि भाई, जैसे मोदी जी ने कह दिया कि हम 15 लाख रुपए हर के खाते में ट्रांसफर कर देंगे, तो अब तमाम चीजें ऐसे नहीं कहना चाहिए ना। प्रधानमंत्री का पद बहुत गंभीर पद है सर। अगर आपकी पार्टी से अगर जनता जुड़ना चाहे तो आपका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है आपका? देखिए, प्रधान कार्यालय तो मेरा गांव में है, मांडा में, लेकिन हाँ, लेकिन हर जगह हम लोग, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, प्रदेश स्तर पर लोग काम कर रहे हैं और उसमें सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, हर के नंबर हैं, मोबाइल नंबर हैं। और हम लोग सोशल मीडिया की सर आपने बात करी है, हमारी टीम भी आपकी पड़ताल कर रही थी। सोशल मीडिया पर आप काफी एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया का आप अपने राजनीति में कैसे इस्तेमाल करेंगे सर? देखिए, ऐसा है, आप जान रहे हैं कि मीडिया बड़े लोगों का इस समय डोमेन हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। तो जो गरीब लोग हैं, जिनके पास धन कम है और जिनके पास कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए सोशल मीडिया ही एक है जो कि अपनी बात कह सकते हैं। उसी के माध्यम से अपनी बात भी कहते हैं, उनकी बात जाती भी है और लोग रिएक्ट भी करते हैं। उससे आपको तमाम चीजें सीखने को भी मिलती है। तो हमारे लिए तो एक सोशल मीडिया ही खुदा है। अभी सर वर्तमान सरकार जो है जीएसटी लेकर आई, इससे काफी व्यापारी वर्ग प्रभावित रहा। आपकी पार्टी सर अगर सत्ता में कहीं न कहीं आती है तो व्यापारी वर्ग के लिए आप एक क्या प्रावधान लेके आएंगे जिससे हमारा व्यापारी वर्ग अच्छे से व्यापार कर सके? देखिए, जीएसटी लाया गया वो बुरा नहीं था। जीएसटी कई देशों में है और जीएसटी से एक हमारा सिस्टम सही हुआ नीचे से लेकर ऊपर तक। लेकिन जीएसटी को जितना यहाँ जटिल बना दिया गया और रेट इतने हाई कर दिए गए जी। तमाम देश ऐसे हैं कि 7-8% जीएसटी पूरा देश चल रहा है, यहाँ चीजें 8% से लेकर 28% तक है। बिल्कुल। अब आप ये सोचिए कि आपकी जो आमदनी हुई उसमें से आपने 20 से 30% तो इनकम टैक्स दे दिया जी हाँ, और सामान खरीदने गए तो 28% जीएसटी। तो इसका अर्थ हुआ कि आपकी बचत का 30 और 58% तो टैक्स में चला गया जी। बिल्कुल। हाँ, तो आदमी फिर खर्च क्या करेगा? देखिए, टैक्स देश को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन इतना भी टैक्स नहीं लाद देना चाहिए कि उससे ग्रोथ रुक जाए। तो जीएसटी का ये जो बहुत हायर साइड में कर दिया गया, बड़ा जटिल मामला किया गया। इधर सरकार मेरे ख्याल से इसके बारे में चिंतित है, तो तमाम चीजों में रेट भी कम किया उन्होंने, थोड़ा सरलीकरण किया और नया सिस्टम था, थोड़ी दिक्कत हुई, हो सकता है आगे बेहतर हो जाए। आज की खास मुलाकात में सर हम आपसे विदा लेंगे, हम आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। आज की खास मुलाकात में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।